बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर सहमति बनी। पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 1,11,000 करोड़ का बजट आने की संभावना है। UIIDB में 14 नए पदों को मंजूरी दी गई है। स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षण सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई। सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 मौन पालन नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया। समान नागरिक संहिता के संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। शहरी विकास विभाग के तहत नगर निगम में पर्यावरण इंजीनियर के 11 पदों को मंजूरी दी गई है। जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और जनहित पे चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर भी बातें हुई। बजट माननीय कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। जी हाँ, माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को उसमें कोई संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। उत्तराखंड के सरकारी ऑफिस के लिए SOP जारी हो गई है। अब बिना एंट्री दर्ज कराए भी कोई भी सरकारी ऑफिस में दाखिल नहीं हो पाएगा। इस SOP के तहत आम लोगों के साथ जन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही सरकारी और अनुबंधित कर्मचारियों के गले में ID कार्ड पहनना उनको जरूरी होगा। चीफ सेक्रेटरी आनंद बर्धन ने ये SOP जारी की है। देहरादून में पिछले हफ्ते विधायक के समर्थकों की मारपीट के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून में शिक्षा निदेशालय में हुई मारपीट के मामले में बीजेपी के रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक माफी मांग ली है। 4 दिन के बाद काऊ ने माफी मांगी और कहा कि उनके उद्देश्य सिर्फ स्कूल के नाम बदलने को लेकर जाना था। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने नौडियाल को अपना भाई बताया और कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हालांकि विधायक काऊ ने यह भी साफ किया कि मुकदमा तभी वापस लिया जाएगा जब दूसरा पक्ष भी केस वापस लेगा। 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक समर्थकों ने नौडियाल के साथ मारपीट की थी। मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते विवाद शांत करने का प्रयास किया। इस बीच जाने अनजाने में यह घटना हो गई, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और पहले भी मैंने खेद व्यक्त किया है। मेरे द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मुझे मिला है और मैंने उन्हें दिया है। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है। इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफी मांगता हूं। हरिद्वार की खानपुर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं और एक शादी समारोह में महिला डांसर पर नोट उड़ाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए। जिसके जवाब में चैंपियन ने गोदियाल का नाम घसीट लिया, तो वहीं गणेश गोदियाल ने चैंपियन पर पलटवार किया। साथ ही दावा ये कर दिया कि महेंद्र भट्ट भी मुंबई में उसी डांस पार्टी में मौजूद थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार के पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल होकर सियासत में हलचल मचाए हुए है। वैसे भी कुंवर प्रणव सिंह विवादों के चैंपियन कहे जाते हैं। अब रुड़की के एक निजी शादी समारोह में महिला डांसर के प्रदर्शन के दौरान उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में चैंपियन डांसर पर नोट उड़ाते, मूंछों पर ताव देते और गाने राणा जी माफ करना पर मगन दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने चैंपियन के चरित्र पर उंगली उठाई और कहा कि ऐसे नेता समाज के लिए शर्मिंदगी हैं। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा
धन भी खर्च हुआ और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया वो तोहमत भी लगा। ये पागलों के चक्कर में क्या पड़ रहा, तो इसलिए माफ करो मुझे। आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, वो जवाब देने योग्य नहीं है। उधर चैंपियन ने आक्रामक सफाई दी है और कहा है कि डांस देखने पर उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे, तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में, रिजाइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। ये विवाद उत्तराखंड की राजनीति में नया नहीं है। चैंपियन का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। मगरमच्छों पर गोली से लेकर फायरिंग तक अब ये मामला बीजेपी कांग्रेस के बीच नया सियासी संग्राम का दौर शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चैंपियन मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बोलने से इनकार कर दिया और चुप्पी साध दी है। हालांकि बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि चैंपियन पहले कांग्रेस में ही थे तो उनके वहां के नेताओं से संबंध रहे होंगे। वहीं दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो छींटे अपने ऊपर भी आएंगे। कि मैं ये कहती हूँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका जो भी वक्तव्य है मुझे लगता है उसको एक पर्सनल वक्तव्य के रूप में लेना चाहिए। और क्योंकि पहले वो वहीं थे तो उनके कई तरीके के संबंध रहे होंगे, लेकिन अब किसी भी चीज़ को चाहे इस तरफ से हो उस तरफ से हो, मैं आपसे कहूंगी कि अगर हम कीचड़ में पत्थर डालते हैं तो छींटे आते ही हैं अपने पे। वनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से यह तय हो गया है कि सरकारी जमीन पर बसी आबादी को यहां से हटना होगा। हटने वालों की संख्या 30 से 35 हजार के बीच हो सकती है। ऐसे में इस आबादी के खिसकने से हल्द्वानी के राजनीतिक समीकरणों का बदलना भी तय है। हल्द्वानी में रेलवे की इस तकरीबन 29 हेक्टेयर जमीन पर बसे 3,614 घरों का टूटना अब तय है। ऐसे में यहां रह रहे 5,365 परिवारों में से 30 से 35 हजार लोग यहां से शिफ्ट होंगे। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं, जिससे हल्द्वानी का सामाजिक और राजनीतिक गुणागणित बदलना तय माना जा रहा है। साथ ही बदला समीकरण बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। यही वजह है कि बीजेपी नेता इस मामले को विकास से जोड़कर कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोलने से नहीं चूक रहे। भावना या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कि वो वोटर होंगे करके वहां पर उनको बसाने का जो कार्य किया गया था, रेलवे की पटरी में उनको बसाने का कार्य किया गया था, तो ये कार्य निश्चित तौर पर जिन राजनीतिक दलों ने किया, आज उनको जवाब मिल गया है कि उन्होंने गलत किया और जो भोली भाली जनता है उनको जबरदस्ती वहां पर मेरे हिसाब से तो फंसाया गया। और इसका राजनीतिक लाभ फायदा, क्योंकि जिन लोगों ने फायदे के लिए करा था, आज वो उस चीज का नुकसान भी अवश्य मुझे लगता है कि उठाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अभी भी बनभूलपुरा के अतिक्रमण की जद में आ रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। कोर्ट ने केवल एक सर्वे के आदेश दिए हैं कि भाई लोगों को किस तरह से विस्थापन किया जाए, कौन कौन पात्र है, ये सब चीजें। तो अभी जब तक मामला सब जुडिस है तो इसका राजनीतिक रूप से कोई बात कहना मुझे लगता नहीं है कि ये कोई उचित समय है। दरअसल हल्द्वानी विधानसभा में तकरीबन 40,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जिसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मिलता रहा है और बीजेपी की राह मुश्किल भरी रही है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में 35,000 के करीब अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश देता है तो इस सीट का चुनावी गणित बदलना और बिगड़ना तय है।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गैरसैंण में शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। बुधवार को चमोली डीएम गौरव कुमार और एसपी सुरजीत सिंह पवार ने कर्णप्रयाग से भराड़ीसैंण तक सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। फिर विधानसभा परिसर में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम ने बजट सत्र के दौरान बैरिकेडिंग, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, आवासीय व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और संचार सुविधाओं को समय रहते दुरुस्त करने के भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। हमारा सत्र अभी 9 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए हमारी बैठकें पहले हो चुकी हैं, नोडल अधिकारी अपॉइंट किए जा चुके हैं। आज इसकी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए कि सभी विभागों ने क्या क्या कंप्लायंस की है, एसपी साहब और हम और सभी हमारे अधिकारीगण समन्वयकगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, देहरादून में गाड़ियों के फैंसी नंबर की बोली लगी है, जिसमें कई नंबर खासे महंगे बिक रहे हैं। 0001 नंबर सबसे ज्यादा कीमत का है, 9,26,000 में बिका है, जिसे पद्मनाभ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है। जबकि 0006 नंबर 3,65,000 में बिका और 777 नंबर 26,000 में बिका है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी विदुषी निशंक ने खरीदा है। कुल 23 फैंसी नंबर्स की बोली लगाई गई है। चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक इको टास्क फोर्स की 2 बटालियन को राज्य से बाहर शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन को क्षेत्रीय दल यूकेडी ने समर्थन दिया है। बागेश्वर के मटेला और बिलौरी गांव के 174 परिवारों को सितारगंज विस्थापित किया गया। लोगों का आरोप है कि अभी तक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस से जुड़े हुए पूर्व सैनिकों के आंदोलन में हरक सिंह रावत भी शामिल हुए और अग्निवीर योजना को सैन्य शक्ति को कमजोर करने वाला बताया। पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित छमला चिलासो गांव के 84 प्रभावित परिवारों ने तहसील का घेराव किया और विस्थापन की मांग की। देहरादून में शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले को लेकर अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल में कर्मचारियों ने घटना की निंदा की, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बागेश्वर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए कहा। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला लैंड पोर्ट अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चंपावत के बनबसा में लैंड पोर्ट से जुड़े विभागों के साथ मीटिंग की है। कोटद्वार में कालागढ़ टाइगर रिजर्व से सटे हुए गांव में जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए गांव के आसपास फैली झाड़ियों को हटाया गया। हरिद्वार में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए महालेखाकार यानी कि अकाउंटेंट जनरल की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप आयोजित की गई। कालसी के सैया में आयोजित शिविर में दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और कृत्रिम अंग जैसे उपकरण बांटे गए। अल्मोड़ा खैरना हाईवे पर क्वारब के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ के लिए ये नासूर बन गया है। अब एक बाईपास यहां तैयार किया जा रहा है, जिससे हाईवे बंद होने पर गाड़ियों को डाइवर्ट कर पहाड़ की तरफ मूव किया जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ी दरकने से क्वारब के पास पिछले 1.5 साल से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है, जिससे पहाड़ का ट्रैफिक थम सा गया है। वहीं अब इसे देखते हुए 3 किलोमीटर का बाईपास तैयार किया जा रहा है, जिसका काम भी अंतिम चरण में है और जल्दी ही बाईपास से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। वहीं बाईपास शुरू होने के बाद क्वारब के पास तेजी से काम हो पाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक मुसीबत यह है कि हमको रोड को भी चलाना है, ट्रैफिक भी चलाना है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत तक का, और हमको उसका ट्रीटमेंट भी करना है। तो दोनों काम साथ ही हो रहे हैं
अब क्योंकि किसी भी एक चीज को नहीं रोका जा सकता और इसी बीच में हमने एक अल्टरनेट रोड के रूप में भी हमने एक रोड स्वीकृत करी जिसमें 2 बैली ब्रिज और हमारा रोड बन रहा है। पिछले 1.5 साल से कोरब हाईवे बाधित होने से पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है और होटल कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अब बाईपास के शुरू होने के बाद पर्यटन कारोबार फिर से बढ़ने की उम्मीद है। कोरब का जो नया बाईपास मार्ग बन रहा है, इससे अल्मोड़ा शहर अपने पहाड़ी जनपदों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और इससे हमारा जो वैकल्पिक मार्ग है, जब ये रोड खुल जाएगा तो जो हमारा और पुराना कोरब है वो भी फिर फटाफट काम होगा, उसमें भी अच्छा दुर्गति से काम होने के साथ साथ वो भी खुल जाएगा। हमारे अल्मोड़ा शहर या पहाड़ी जनपदों को इस मार्ग के आने से 2 रूट मिल जाएंगे। अब देखना होगा कि कोरब का बाईपास कब तैयार होता है और लोगों के साथ यहां आने वाले पर्यटकों को कब राहत मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।